नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 27 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत की भूवैज्ञानिक साक्षरता बढ़ाने के लिए चट्टानों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि भूवैज्ञानिक साक्षरता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो बात हो मानव के अस्तित्व की, पृथ्वी के अस्तित्व की, जीव जंतु की और जीव जंतु के पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हर एक आवश्यक चीजों के लिए, जैसे कितने महत्वपूर्ण गैस है, कब से ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में आए हैं, ठीक है। हर एक चीजों को जानने के लिए चट्टानों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं तभी जाकर हम लोग मानव के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। जैसे मानव की सभ्यता लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी है, वहीं 3000 से 2600 बीसी तक जो है इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव हुआ था, ठीक है। उसी समय जो है 2600 से 1900 के बीच में हड़प्पा संस्कृति जो था अपने मैच्योर अवस्था में था, वयस्क अवस्था में था, ठीक है। और 1900 से लगभग 1500 बीसी तक हड़प्पन सभ्यता का पतन देखा गया, ठीक है। उसके बाद शुरू हुआ प्राचीन इतिहास। तो ये सारी जानकारी जो है हमें चट्टानों से होती है, ठीक है। चट्टानों में ही दो तरह के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो अवशेषों के साक्ष्य हों या फिर साहित्य से जुड़े साक्ष्य हों। इन्हीं सभी साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने अपना इतिहास तैयार किया है, जिससे हम अपने पूर्वजों के बारे में जान सके और इतिहास में जो समस्याएं आई उसको सुधार कर हम आने वाले भविष्य में और बेहतर तरीके से विकास कर पाए, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है चट्टानों के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो इस आर्टिकल में मेनली हम लोग पढ़ लेंगे कि पृथ्वी विज्ञान में भूवैज्ञानिकों की क्या भूमिका रही है। भारत में जो प्रगति है खास के भूवैज्ञानिक साक्षरता के क्षेत्र में, वो बहुत धीमी रही है, बहुत ही अपर्याप्त रही है, ठीक है। तो समस्याएं कहाँ रह गई, जैसे कि भूवैज्ञानिक संरक्षण की कमी में अनेक प्रकार की समस्याएं भी देखी गई है, ठीक है। उसके बाद भूवैज्ञानिक साक्षरता के अभाव में भी जो है हम लोग बहुत ही बहुमूल्य साक्ष्य को खो दिए हैं, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद इससे संबंधित एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी की मेंस में आ चुका है। जैसे कि क्वेश्चन है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के बीच में क्या अंतर है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, अध्ययन में कहा गया है कि कोयला खनन से 3 राज्यों के श्रमिकों में गंभीर श्वसन और त्वचा संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो गई है, जिसमें मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कोरिया, रायगढ़, वहीं झारखंड में धनबाद, रामगढ़, उड़ीसा में अंगुल, जाजपुर, इन सभी स्थानों पे महत्वपूर्ण कोयला के खदान है, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। तो जो लंबे समय तक खदान में रहते हैं उनको श्वसन और त्वचा संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। उसके कारण जो है इन श्रमिकों पे अतिरिक्त चिकित्सीय खर्च का बोझ बढ़ रहा है। अगर मासिक खर्च की बात करें तो लगभग 300 से 1000 रुपए जो है इन श्रमिकों का स्वास्थ्य संबंधी खर्च हो जाता है। वहीं अगर वार्षिक खर्च की बात करें तो सबसे अधिक जो है धनबाद में, जो झारखंड में है, वहां का श्रमिकों को वार्षिक स्तर पे लगभग 28,461 रुपए खर्च हुए हैं औसतन, ठीक है, प्रत्येक परिवार को अपने स्वास्थ्य और त्वचा संबंधी बीमारियों को इलाज कराने में, ठीक है। इसी के लिए लगातार जो है सरकार रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयास कर रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से कर सके, ठीक है, जिससे कि इस तरह के कोयला खदान की उपयोगिता कम हो जाए, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक संसाधन है, तो इसको संरक्षित रखना भी हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि ये जो समस्याएं आ रही है श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी, उससे कैसे निपटा जाए, ठीक है। और इससे ये जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है श्रमिकों को, इसके कारण जो है उनके जीवन में और भी क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि खर्च में वृद्धि हो जा रही है, आय की असमानता देखी जा रही है, समाज में भी अनेक प्रकार की असमानताएं देखी जा रही है, ठीक है। तो इसके समाधान के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसको भी विस्तार से पढ़ लेंगे। और इस आर्टिकल समेत एक यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लियर कहा जाता है कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद कोयला खनन अभी भी विकास के लिए अपरिहार्य है। तो चर्चा कीजिए। ये जो है 150 शब्दों में आंसर लिखने के लिए है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग विस्तार से पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इस आर्टिकल से संबंधित कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पीटी के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि गेंडे के सींगों में रेडियो एक्टिव इम्प्लांट, एक चिप जो है वो इम्प्लांट किया जाता है गेंडा के सींगों में, जिससे कि अगर उनका अवैध तस्करी किया जा रहा है तो उनको रोका जा सके। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चट्टानों के बारे में पढ़ना क्यों आवश्यक है, जिससे कि हम अपने भारत की भूवैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ा सके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि भूविज्ञान पृथ्वी की संरचना और इतिहास का अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें चट्टान संरचना के लिए खनिज विज्ञान, भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए संरचनात्मक भूविज्ञान, भूविज्ञान में चट्टान प्रणाली जो है वो खनिज सामग्री, आयु और गठन के आधार पर चट्टानों को वर्गीकृत करता है। मिलनी जो है चट्टानों के अध्ययन से ही जो है हमें पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में जानकारी होती है, पृथ्वी पे जीवन जब से आया उसके अस्तित्व की जानकारी होती है। ठीक है, यहाँ पे जीवन से संबंधित जो भी उपयोगी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वायु है, ऑक्सीजन है, उसकी जानकारी भी हमें चट्टानों से ही होती है। चट्टानों से ही हमें मानव के सभ्यता की शुरुआत के बारे में जानकारी होती है। इसलिए जो है हमें चट्टानों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास जो है वो 4 प्राथमिक प्रणालियों में विभाजित किया गया है। जैसे आर्कियन जो कि 2.5 बिलियन वर्ष पुराना है, उसके बाद पुराण जो कि 1400 से 600 मिलियन वर्ष पुराना है, वहीं द्रविडियन और आर्कियन। वहीं जब आर्कियन ईरा की बात करें तो 4000 से 2500 बीसी के ईरा को माना जाता है। वहीं द्रविडियन पीरियड की बात करें तो ये 3300 से 1300 बीसी के पीरियड को द्रविडियन ईरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रणालियां जो है वो भारत की चट्टान संरचनाओं की समृद्ध विविधता और जटिल इतिहास को प्रकट करने में मदद करती है, जबकि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना इसके भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान में भूवैज्ञानिकों की क्या भूमिकाएं रहती है, तो भूवैज्ञानिक जो है वो विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उनके कार्य क्षेत्र और कार्यालय में भी विविध कार्य वातावरण पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका उद्देश्य जो होता है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में हमारी समझ को और ज्यादा विस्तृत करना। ठीक है, तो भविष्य की बेहतर भविष्यवाणी करने और वर्तमान घटनाओं की व्याख्या करने के लिए वे उस ग्रह के इतिहास को समझने के लिए, मतलब कि पृथ्वी के ग्रह को जिस पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो भूमि का सर्वेक्षण करने और सुरक्षित भवन योजना तैयार करने के लिए भी भूवैज्ञानिकों को काम पर रखा जाता है। ठीक, तो इतना विस्तृत कार्य क्षेत्र होता है भूवैज्ञानिकों का, इसलिए जो है चट्टानों का ज्ञान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो भारत में जो है भूवैज्ञानिकों की जो साक्षरता है वो बहुत कम प्रगति की है, बहुत धीमी गति से प्रगति हो रही है। भूवैज्ञानिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो भारत की भूवैज्ञानिक विशेषताओं और घटनाओं के सर्वोत्तम प्रतिनिधि उदाहरणों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक प्रयोगशालाओं की अधिक सराहना कर सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग अपने प्राचीन समय के विरासत को संजोने में कामयाब हो जाएंगे, समझने में कामयाब हो जाएंगे, तो उससे मानवीय सभ्यता का और तेजी से विकास हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लगभग 3000 से 1500 बीसी के आसपास, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन थी जो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन वर्तमान समय में देख सकते हैं कि इसकी जानकारी लगभग 1920 के आसपास हो पाई। ठीक है, उस समय सिर्फ यूरोपियन कंट्री को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो कंट्रीज थे वर्ल्ड के, वहां पे अर्बनाइजेशन नहीं ही आया था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी जानकारी 1800 के आसपास से प्राप्त कर लेते तो भारत में और जल्दी अर्बनाइजेशन आ जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के बावजूद भू संरचना को भारत में बहुत अधिक प्रगति नहीं मिली है। विकास और रियल एस्टेट विकास के नाम पर कई जीवाश्म युक्त स्थलों को नष्ट कर दिया गया और विनाशकारी पत्थर खनन गतिविधियां भी इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो इन गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव जो है इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि पत्थर खनन कार्यों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% से अधिक है। ठीक है, देख सकते हैं कि भारत में पत्थर और खनन कार्यों के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं लगभग 10% से अधिक कुल क्षेत्रफल का आता है, फिर भी जो है हमारे पास भूवैज्ञानिक साक्षरता की कमी है। इसी में आगे कहा जाता है कि भूवैज्ञानिक साक्षरता की कमी के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई और संरक्षण की कमी के कारण जो है ये सारे जो
प्राचीन साइट्स हैं उनका संरक्षण प्रभावित हो गया, जिसके कारण जो है ये साइट्स और ज्यादा खतरे में हैं, मतलब कि अपना अस्तित्व खोने के खतरे में है। ठीक है, तो इसके समाधान के लिए क्या कार्य किया गया है, तो भूवैज्ञानिक विरासत पर यूनेस्को की 1991 की घोषणा ने वैश्विक स्तर पर भू पार्कों की स्थापना की, जिसमें कनाडा, चीन और जापान जैसे देशों ने भूवैज्ञानिक संरक्षण में उदाहरण स्थापित किया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ज्यादा तेजी से जो है भूवैज्ञानिक विरासत को ज्यादा अच्छे तरीके से सुरक्षित रखने के लिए 1991 में घोषणा हुई। इसी में आगे कहा जाता है कि भू विरासत संरक्षण का अभाव क्यों देखा जा रहा है, तो यूनेस्को के हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद भारत में भू विरासत संरक्षण के लिए व्यापक कानून या नीति का अभाव देखा जाता है, जिससे जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है भारत में वो खतरे में है। ठीक है, 2002 का जैविक विविधता अधिनियम और भारत में बायोस्फीयर रिजर्व का अस्तित्व भूवैज्ञानिक विरासत के लिए समान उपाय की अनुपस्थिति के विपरीत है। ठीक है, ये कुछ विकास भारत में भी हुआ। तो 2009 और 2022 में पेश किए गए विधेयकों सहित विधायी उपायों के माध्यम से भू विरासत संरक्षण को संबोधित करने के प्रयासों में सीमित प्रगति देखी गई और अंततः उन्हें वापस ले लिया गया या रोक दिया गया। ठीक है, प्रगति होने के लिए विधेयक लाया भी गया, फिर भी जो है उसको वापस ले लिया गया। तो भारत को अपनी भू विरासत को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए भू स्थलों की एक अपडेटेड लिस्ट बनाने की आवश्यकता है और समर्पित भू संरक्षण कानून और एक राष्ट्रीय भू संरक्षण प्राधिकरण की आवश्यकता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अपने विरासत को संरक्षित करने में सफल हो पाए। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 34 स्मारकों की पहचान की गई है, जो कि 6 जिलों के श्रमिकों के द्वारा की गई है, लेकिन उनके संरक्षण के लिए नियामक शक्ति का अभाव है। तो एक उल्लेखनीय उदाहरण जैसे कि केरल का उदाहरण दिया जा रहा है कि केरल में बरकला चट्टान है, जिसे जीएसआई द्वारा, मतलब कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भूवैज्ञानिक विरासत स्थल घोषित किए जाने के बावजूद जो है वहां पे अनधिकृत इमारतों के लिए आंशिक रूप से ध्वस्त किया जा रहा है। ठीक है, जबकि इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा केरला के बरकला चट्टान को जो है भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया, फिर भी इस स्थान पे जो है अनऑफिशियल बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी में इससे संबंधित मेंस में आ चुका है यूपीएससी के। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के बीच अंतर बताइए। तो एक मुख्य अंतर जो है वो प्राकृतिक विरासत में प्राकृतिक विशेषताएं जैसे कि पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, नदियां, पेड़ पौधे, पशु आदि शामिल होते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से ऑलरेडी यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, जबकि सांस्कृतिक विरासत में मानव निर्मित संरचनाएं हैं, जैसे महल, इमारतें, किले, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, मूर्तियां। तो प्राकृतिक विरासत पूर्णतः जो है प्रकृति द्वारा निर्मित व्यवस्था है, जबकि सांस्कृतिक विरासत जो है वो मानव निर्मित व्यवस्था है, अर्थात मनुष्यों द्वारा प्राप्त या फिर निर्मित की गई है। ठीक है, तो प्राकृतिक विरासत जो है वो प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है, जबकि सांस्कृतिक विरासत जो है वो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई है। तो इसकी विशेषताओं से हमें अपने भविष्य के लिए और ज्यादा सहयोग मिल सकता है, अपने भविष्य को और तेजी से विकास करने के लिए जो है हम अपने पूर्वजों से सीख सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे दोनों का महत्व है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत दोनों का। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है कि अध्ययन में कहा गया है कि कोयला खनन से 3 राज्यों में श्रमिकों में गंभीर श्वसन और त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही है। ठीक है, तो वो 3 राज्य कौन कौन है, जैसे कि छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं, उसके बाद झारखंड के 2 जिले हैं और उड़ीसा के 2 जिले हैं। ठीक है, जहां पे कोयला के खदान है, जहां पे बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। बहुत लंबे समय तक जो है ये श्रमिक उन खदान के वातावरण में रहते हैं, इसलिए जो है इन्हें स्किन संबंधी बीमारियां हो रही है या फिर रेस्पिरेटरी मतलब कि श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो इसके समाधान के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो कोयला खनन प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण भारत के 6 जिलों में श्रमिकों और लोगों में व्यापक श्वसन और त्वचा संबंधी बीमारियां फैल रही है। जहां कोयला खनन एक प्रमुख व्यवसाय है, ऐसा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करने वाले संगठन जैसे कि नेशनल फाउंडेशन, ये कुछ संस्थान जरूर याद रखिएगा, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया द्वारा सर्वे किया गया, जो श्रमिक इन कोयला खदान में कार्य करते हैं उनके स्वास्थ्य पर सर्वे किया गया, जहां पे 1200 परिवारों पर यह सर्वेक्षण किया गया। तो सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट में क्या पाया गया, तो सर्वेक्षण में शामिल कम से कम 65% प्रतिभागियों ने क्रोनिक
ब्रोंकाइटिस, अस्थमा तथा त्वचा संबंधी बीमारियों जैसे कि एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया और फंगस संक्रमण की शिकायतें की। ठीक है, 65% लोगों ने 1200 में से। तो देख सकते हैं कितना बड़ी संख्या में श्रमिकों को श्वसन और त्वचा संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो रही है जो लंबे समय तक कोयला खदान में रहते हैं। ठीक है, तो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वेक्षण में शामिल किए गए 6 जिले जैसे कि कोरिया और रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहीं धनबाद और रामगढ़ जो कि झारखंड में है, वहीं अंगुल और जाजपुर जो कि ओडिशा में है। यहाँ पे मुख्यतः सर्वे किया गया 1200 श्रमिक परिवारों पे। ठीक है, तो इन जिलों में औसतन एक परिवार पर हर महीने चिकित्सा संबंधी जो अतिरिक्त खर्च होता है वो 300 से 1000 खर्च होता है। वहीं अगर धनबाद में अस्पताल में भर्ती होने का औसतन वार्षिक खर्च जो है एक परिवार पे लगभग 28,461 है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो धनबाद का कोयला खदान में श्रमिक जो कार्य करते हैं। ठीक है, लगभग वहां पे वार्षिक रूप से 28,461 रुपए खर्च होते हैं, अतिरिक्त खर्च होते हैं श्रमिकों का चिकित्सा पे। ठीक है, तो इन जिलों में रहने वाले परिवारों ने मासिक चिकित्सा खर्च में 300 से 1000 खर्च किया। वहीं धनबाद में सबसे ज्यादा जो है वार्षिक रूप से खर्च किया, लगभग 28,000। तो अध्ययन में कोयला खनन पर निर्भर लोगों के लिए न्याय संगत बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया है इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा, क्योंकि कोयले से वैश्विक स्तर पर दूर जाने से कोयले पर निर्भर क्षेत्रों में नौकरियों में भारी कमी और आर्थिक मंदी आ सकती है। इसलिए अचानक से जो है कोयला को उपयोग करना बंद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का जितना तेजी से विकास हो रहा है फिर भी लगभग हम लोग 70 से 75% इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है हम लोग कोयला से ही करते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि आय असमानताएं को देखते हुए धनबाद और कोरिया जैसे कोयला निर्भर जिलों में अंगुल जैसे अधिक औद्योगिक रूप से विविधतापूर्ण क्षेत्रों की तुलना में कम आय दर्ज किया गया। ठीक है, जैसे कि धनबाद जो कि झारखंड में है, कोरिया जो कि छत्तीसगढ़ में है, इन क्षेत्रों में जो है श्रमिकों का आय बहुत ही कम है। अगर तुलना किया जाए अंगुल में जो है श्रमिकों को जो है वेतन दिया जाता है वो धनबाद और कोरिया से ज्यादा दिया जाता है। तो 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लगभग 500 गीगावाट बिजली प्राप्त करने का जो भारत का लक्ष्य होने के बावजूद जो है कोयला बिजली उत्पादन करने का एक केंद्रीय तत्व बना हुआ है जो भारत की स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 205 गीगावाट है। ठीक है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट करें। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी ने गति पकड़ी है और इसका परिमाण इस वर्ष की पहली तिमाही में भारत द्वारा जोड़ी गई रिकॉर्ड जो कि 13.6 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता में इसका लगभग 71.5% है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें लगभग 71% जो है वो सोलर एनर्जी है। ठीक है, जिसने 1960 के दशक के बाद पहली बार कोयले की हिस्सेदारी को 50% से नीचे कर दिया है। ठीक है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करें जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी कम किया जा सके। ठीक है, अब देख लेते हैं इस आर्टिकल समेत एक यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद कोयला खनन अभी भी विकास के लिए अपरिहार्य है, चर्चा कीजिए। ये जो है 150 शब्दों का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग इंट्रो में क्या लिखेंगे कि कोयला खनन जो है वो पृथ्वी की सतह और भूमिगत से कोयले के भंडारण को प्राप्त करता है और भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ये ध्यान रखिएगा, भारत जो है दुनिया का 4th सबसे बड़ा जो है कोल रिजर्व है। ठीक है, इसे कई दशकों से भारत में एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह भारत की ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 75% योगदान करता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत से ही भारत में आधुनिक समय में वाणिज्यिक कोयला खनन घरेलू खपत की जरूरतों के हिसाब से तय की गई है। ठीक है, तो यह हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसकी मेन बॉडी में हम लोग जैसे कि कोयला खनन के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा क्षरण, मीथेन उत्सर्जन, भूमि अपतलन। अगर पहला हम लोग एग्जाम्पल लें वायु प्रदूषण, तो कोयला खनन कार्य से हवा में बहुत अधिक मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषक निकलते हैं और ये उत्सर्जक जो है आसपास के रहने वाले लोगों के लिए श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। आसपास में जो लोग रहते हैं वहां पे अम्लीय वर्षा की दरें बढ़ जाती है, श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण में कहा जाता है झारखंड में झरिया जो है वो कोयला क्षेत्र भारत के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है और वायु प्रदूषण में इसका बहुत ज्यादा योगदान रहता है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात करें
तो कोयला खनन से सतही और भूजल स्रोतों का प्रदूषण हो सकता है। जैसे एसिड माइन ड्रेनेज एक आम समस्या है, जहां पानी खुले कोयले और चट्टान के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे कि अम्लीय और जहरीले पदार्थ जो है वो जल निकायों में निकल कर जाते हैं, जिससे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है और जल आपूर्ति प्रदूषित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। जैसे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में कोयला खनन कार्यों से वहां का जल दूषित हो रहा है, मृदा क्षरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ये 5 प्रतिकूल प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव लिख सकते हैं। अब इससे कैसे निपटा जाए? ठीक है, जैसे कोयला से संबंधित हम लोग पहले भी आर्टिकल में देख चुके हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं हो रही है, स्किन संबंधी समस्याएं। तो इससे निपटने के लिए हमें एक विकल्प ढूंढना होगा ऊर्जा के स्रोत के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने लगातार रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना शुरू किया है, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने में सफल हो पाए। उसके बाद जो है हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे जो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, कि आने वाले समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि हमें बहुत सारे फायदा होंगे। ठीक है, एक तो हमारा प्राकृतिक संसाधन बचा रहेगा, उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है वो कम हो जाएगा, वायु का प्रदूषण कम हो जाएगा, जल का प्रदूषण कम हो जाएगा, मृदा का क्षरण कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल समेत कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए पीटी के क्वेश्चन। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला स्टेटमेंट है स्वर्ण खनन गतिविधियां जो है विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। जिसमें दूसरा स्टेटमेंट है कोयला आधारित उष्मीय शक्ति संयंत्र मतलब कि थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? यहाँ पे केवल 2 ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, तीसरा कथन जो है वो गलत है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि स्वर्ण खनन गतिविधियां जो है वो विश्व में पारा प्रदूषण का एक स्रोत है, इसलिए जो है पहला कथन सही है। वहीं कोयले में पारा के अंश होते हैं जब उष्मीय शक्ति संयंत्र मतलब कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाया जाता है तो पारा वायुमंडल में निष्कासित होता है, जो पारा प्रदूषण में योगदान देता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, वहीं अगर बात कर लें तीसरे स्टेटमेंट की, तो तीव्र पारा जोखिम जो है वो विकास की किसी भी अवधि के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है, जबकि पारा अत्यधिक जहरीला और इसका जोखिम कम से कम किया जाना चाहिए। तो WHO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एजेंसी जैसी नियामक एजेंसियों ने पारा जोखिम के लिए संदर्भ स्तर स्थापित किया है। ठीक है, इसके लिए जो है स्तर स्थापित किया गया है, यहाँ पे लिखा गया कोई स्तर नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इन स्तरों को स्वीकार जोखिम सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि कम जोखिम हमेशा बेहतर होते हैं, इसलिए तीसरा कथन गलत है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूमोकोनियोसिस मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करता है। जैसे अभी ही हम लोगों ने आर्टिकल में देखा है कि बहुत से लोग जो कोयला के खदान में काम करते हैं उनको श्वसन और त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही है। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी के पीटी में आ चुका है, न्यूमोकोनियोसिस जैसी बीमारियां जो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे होता है? जैसे पहला ऑप्शन दिया है चर्म शोधनालय में, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है कोयला खनन उद्योग में, तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है डिस्टिलरीज में, और चौथा जो स्टेटमेंट दिया गया है कांच उद्योग में। इसमें कौन से कथन जो है वो सही होंगे? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है, कोयला खनन उद्योग में ही कार्य करने वाले श्रमिकों को मुख्य रूप से न्यूमोकोनियोसिस होता है। ठीक है, तो न्यूमोकोनियोसिस होता क्या है? तो न्यूमोकोनियोसिस जो है मुख्य रूप से कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करता है। न्यूमोकोनियोसिस एक फेफड़े की बीमारी है जो धूल के कणों के सांस द्वारा अंदर जाने से होती है। विशेष रूप से कोयला खदानों में पाए जाने वाले कण, ये धूल के कण समय के साथ फेफड़ों में जमा हो सकते हैं, सूजन, निशान और फेफड़ों की कार्य क्षमता को खराब कर सकते हैं। जबकि टेनरी, डिस्टिलीकरण और ग्लास उद्योग जैसे अन्य उद्योगों में काम करने वाले भी कुछ प्रकार के धूल कणों के संपर्क में आते हैं जो अपने श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन कोयला खदान से ही जो है मुख्यतः न्यूमोकोनियोसिस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान बिजली उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? जैसे कि पहला जो स्टेटमेंट है
स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 1 लाख मेगावाट। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है बिजली उत्पादन 660 बिलियन किलोवाट। तो इसमें कितने कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है सिर्फ दूसरा कथन है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो 1 लाख मेगावाट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान स्थापित क्षमता जो है वो 1 लाख मेगावाट से कहीं अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो वास्तविक बिजली उत्पादन जो है लगभग 660 बिलियन किलो वाट है। तो यह सही है, क्योंकि हाल के स्रोत से पता चला है कि भारत में बिजली उत्पादन वास्तव में इसी सीमा में, मतलब कि जिस समय ये सवाल आया था उसके अनुसार से यह आंसर दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है 2008 में आया था पीटी में। ठीक है, तो उसके अनुसार से ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 2011 में आ चुका है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो उपरोक्त में से उत्सर्जन ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला दहन से कौन सा गैस निकलता है। यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है, तो इसमें तीनों गैस निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से कौन कौन से गैस उत्सर्जन होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर्स हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निकलते हैं। ठीक है, इसके कारण ही सारे जो कथन हैं वो सही है। ये सभी गैस जो हैं वो कोयला के आधारित बिजली संयंत्र से निकलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली बात की जा रही है गेंडे की। ठीक है, गेंडे के सींग में रेडियोधर्मी प्रत्यारोपण से अवैध शिकार पर रोक लगेगी। ठीक है, इसे कैसे रोक लगेगी, रेडियोधर्मी, जैसे कि यहाँ पे सिंपली कहा जाता है कि गेंडा के सींग में जो है एक रेडियो एक्टिव चिप लगाया जाएगा। ठीक है, जिससे कि अवैध तस्करी को रोका जा सके। ठीक है, जैसे दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने सीमा चौकसी पर गेंडे के सिंघों पर पता लगाने में आसानी के लिए जो है उसमें रेडियोधर्मी पदार्थ डाला है, जिसका उद्देश्य अवैध शिकार को रोकना है। ठीक है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ का मुख्य उद्देश्य जो है वो सिंह को मानव उपभोग, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए खराब कर देगा, बेकार बना देगा, जहरीला बना देगा सिंह में अगर इस तरह का रेडियो एक्टिव चिप डाल दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि एशिया में पारंपरिक चिकित्सा की मांग के कारण अवैध शिकार को रोका जा सकता है। जैसे कि विटवाटर सैंड विश्वविद्यालय के जेम्स लॉर्किन के नेतृत्व में इस परियोजना में सिंह में 2 छोटे छोटे रेडियो एक्टिव चिप लगाना भी शामिल है, जिससे कि कम खुराक के कारण जानवर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये भी देख सकते हैं। इसलिए चिप लगाने का मुख्य बात किया जा रहा है, रेडियो एक्टिव चिप जो है वो अवैध तस्करी को रोकेगा, अवैध शिकार को रोकेगा। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि यह पहल पायलट राइजोटोप परियोजना का हिस्सा है, जिसमें 20 जीवित गैंडे शामिल है, ताकि सिंगों को वैश्विक डिटेक्टरों द्वारा पता लगाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो परमाणु आतंकवाद को रोकना है। ठीक है, और सरकारी प्रयासों के, यहाँ पे देख सकते हैं, सरकारी प्रयासों के बावजूद 2023 में जो है 499 गेंडे मारे गए हैं, जो कि 2022 के आंकड़े से लगभग 11% अधिक है। इतने ज्यादा नवीन तकनीक अपनाए जा रहे हैं अवैध शिकार या तस्करी को रोकने के लिए, फिर भी जो है अभी तक हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। सिंगों को काटने और उसमें जहर डालने जैसे अन्य तरीके जो हैं वो शिकारियों को रोकने में अभी भी असफल रहे हैं, जिससे यह नया तरीका संभवतः अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, जो हम लोग रेडियो एक्टिव चिप ला रहे हैं, जैसे कि पहले भी प्रयास किया गया उसमें जहर डालने का उनके सिंघों में, जिससे कि तस्करी रोकी जा सके, फिर भी नहीं सफल हो पाए, उसके बाद ही ये रेडियो एक्टिव चिप लाया गया। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव चिप जो है वो सिंग पर 5 साल तक रहेगा, जो हर 18 महीने में सिंग हटाने के स्थान पर एक लागत प्रभावी विकल्प होगा। ठीक है, 5 साल तक ये चिप रह सकता है किसी भी गेंडे के सिंग में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो इसी तरह का क्वेश्चन है, ये टाइगर से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि एम स्ट्रिप्स शब्द किसी भी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में देखा जाता है, 2017 में यूपीएससी के पीटी में आ चुका है। तो ये मुख्यतः जो है बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ गहन संरक्षण और पारिस्थितिकी स्थिति के लिए निगरानी प्रणाली, जिसे एम स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत करके देश के बाघ रिजर्व में बाघों के लिए निगरानी तंत्र को उन्नत बनाया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाघों के रखरखाव के लिए ही ये बनाया गया है एम स्ट्रिप। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स समेत हम लोगों ने कुछ मेन से क्वेश्चन को विस्तार से डिस्कस किया।
उससे रिलेटेड जो भी पीटी के क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में, उसको भी हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें